जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देखिए आपका बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसका 14 और दोस्तों आपका 15 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपका 17 और 18 को एग्ज़ाम है, उसके बाद 20 और 21 को होने वाला है। तो दोस्तों जिन जिन कैंडिडेट का आपका 17 और 18 और 20-21 का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसी से रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट नंबर हम 11 लाए हैं, जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन के हैं। दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हूबहू तो नहीं लड़ा है, लेकिन आपका क्वेश्चन ज़रूर दोस्तों लड़ा है, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें सेट दिया गया है। तो इसलिए जिसका भी दोस्तों एग्ज़ाम बाकी है वो ज़रूर अपना सेट ये देख कर ही जाए। आपका ज़रूर 4-5 नंबर का दोस्तों इसमें से ज़रूर लड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपका बिहार से जितना भी एग्ज़ाम है, बिहार एसआई दरोगा का दोस्तों, आपका बिहार पुलिस का हो या बिहार एसएससी सीजीएल हो, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय हो, कार्यालय परिचारी हो, ये सभी का दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट लाते हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोस्तों लाते हैं। और दोस्तों आपका एक ही चैनल पर है एडिटोरियल पब्लिकेशन के, उसके बाद खान सर के द्वारा ज्ञान बिंदु के तरफ से जो सेट दोस्तों निकाला जाता है, उस सभी का हम प्रैक्टिस सेट भी लाते हैं। तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका एक ही चैनल पर सारा प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाए। आइए क्वेश्चन 1 पर शुरू करते हैं कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। तो ये दोस्तों आपका बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर की प्रधान या प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों प्रधान या प्रमुख वित्तीय समावेशन की शुरुआत आपका 10 फरवरी 2011 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर की कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कि कौन सा राज्य दोस्तों आपका निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों का आरक्षण प्रदान नहीं करता है। तो ये आपका दोस्तों बिहार राज्य स्थानीय लोगों का आरक्षण नहीं प्रदान करता है। अगला है 4 नंबर के भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना दोस्तों कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान के अनुसार जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो ये आपका दोस्तों उत्तरी ध्रुव सबसे निकट स्थान हो जाएगा, और उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है। वहीं दोस्तों आपका दक्षिणी ध्रुव पूछा तो दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिका महाद्वीप पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर की भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो भारत का स्थलीय सीमा आपका दोस्तों कुल 7 देशों से लगती है, जिसमें आपका इसका ट्रिक होता है दोस्तों बचपन में भी ये आप लोग जानते होंगे। और भारत का स्थलीय सीमा पूछे तो इसके कुल दूरी 15,200 किलोमीटर है। वहीं आपका समुद्र तट रेखा और द्वीप समूह सहित पूछे तो ये 7516 आपका दोस्तों इसका कुल दूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो 1912 में आपका पटना में होने वाले कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता आपका RN मधुकर ने किए थे। और ये दोस्तों बिहार में पहला बार बांकीपुर में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ। तो दोस्तों ये आपका बिहार के पिछड़ी जाति अन्य पिछड़ी जाति की जनसंख्या 63.14% थी। वहीं अनुसूचित और
अनुसूचित जनजाति की संख्या 21.33% थी और उच्च जाति की जनसंख्या 15.52% थी। यानी दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला ये 9 नंबर पर चलते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना है। तो दोस्तों निरंजना नदी फल्गु नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है जो कि बोधगया के समीप मोहन्ना नामक सहायक नदी से मिलकर दोस्तों इसका विशाल रूप हो जाता है। वहीं इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। करमनाशा नदी देखिए दोस्तों, तो करमनाशा नदी विंध्याचल के पहाड़ियों से निकलकर चौसा के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है। वहीं सोन नदी दिया तो सोन नदी दक्षिण बिहार की प्रधान नदी है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक के निकट है। वहीं दोस्तों आपका पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की दूसरी प्रधान नदी है जो कि पलामू जिले से निकलकर फतुहा के पास गंगा में आकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो दोस्तों उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी आपका एकमात्र नदी सोन नदी है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। दोस्तों सोन नदी आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए आपका बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। 11 नंबर देखिए कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है। तो दोस्तों गंगा नदी आपका कोसी मगध क्षेत्र में नहीं बहती है, बाकी दरभंगा, मुंगेर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, भागलपुर ये सभी क्षेत्र में गंगा नदी बहती है। और वही गंगा नदी का आपका उद्गम स्थल पूछे तो गंगोत्री ग्लेशियर से दोस्तों निकलती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया। तो दोस्तों आपका अनुशीलन समिति की शाखा को सचिंद्र नाथ सैनाल ने पटना में भी गठन किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर की किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी। तो दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना आपका 30 अप्रैल 1908 को घटित हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह घटना खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर को 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भाग निकले। तो दोस्तों आपका जयप्रकाश नारायण जी ने 11 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन दोस्तों आपका जेल से भाग गए थे, यानी राइट आंसर आपका दीपावली हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था और इन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की मोडेम का अर्थ है। तो दोस्तों मोडेम का अर्थ होता है आपका मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर की एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर वायरस का नाम ट्रोजन है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का दोस्तों वायरस है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर की काले फेफड़े की रोग संबंधित है। तो दोस्तों काले फेफड़े का रोग आपका कोयला खनिकों से संबंधित है, क्योंकि कोयला में काम करने वाले व्यक्तियों को न्यूमोकोनियोसिस नामक बीमारी हो जाता है जिसे आपका काले फेफड़े के रोग कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों 18 नंबर की स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। दोस्तों स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम आपका सांस लेने और सांस छोड़ने में शामिल होता है। दोस्तों ये आपका डायफ्राम चपटा और सिकुड़ता भी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला 19 नंबर की मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों मस्तिष्क आपका रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस आपका
रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। वहीं दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डाइएस्नेफ्रॉन भाग में स्थित रहता है, जो कि शरीर के तापमान और हृदय गति, भूख, प्यास, ये सभी दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस ही नियंत्रित करता है। अगला देखिए 20 नंबर की पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इसका कार्य है दोस्तों पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना भी, सभी अंगों को वृद्धि को प्रोत्साहित करना भी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखिए 21 नंबर की गुणसूत्र पर जीन डैश की व्यवस्था होती है। तो गुणसूत्र पर दोस्तों जीन की आपका रैखिक व्यवस्था होती है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका जीन का खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों गुणसूत्रों पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को जीन मानचित्रण कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखिए कि माता पिता की संतति में लक्षणों को पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों माता पिता के संतति में लक्षण को पहुंचाने की प्रक्रिया को आपका अनुवांशिकी कहा जाता है, और इंग्लिश में दोस्तों हेरिडिटी कहा जाता है, अनुवांशिकता। और इस दोस्तों विधि और अध्ययन को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा जाता है, और अनुवांशिकता के पहली बार जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसलिए अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। अगला देखिए 24 नंबर की गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका गैस से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन को संघनन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कंडेंसेशन कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 25 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है। तो दोस्तों आपका सम्मोहक ड्रग ल्यूमिनाल है हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है। तो दोस्तों आपका दर्दनाशक दवाएं दर्दनाशक दवा को एनाल्जेसिक कहा जाता है, और यह दोस्तों आपका नोवालाजिन भी एक दर्दनाशक दवा है। उसके बाद दोस्तों पेनिसिलिन और कोलोमाइसिन और टोप्रोमाइसिन तीनों एंटीबायोटिक दवा है। याद रखिए दोस्तों पेनिसिलिन, कोलोमाइसिन और दोस्तों स्ट्रोपोमाइसिन, ये तीनों आपका एंटीबायोटिक दवा है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर की पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता यानी दोस्तों पेट्रोल की क्वालिटी को आपको ऑक्टेन नंबर में प्रदर्शित किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। यहाँ बताना दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन की कौन सा विशेषता नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन में अनुत्क्रमणीय होता है, क्योंकि यह दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः वापस उसी अवस्था में चेंज नहीं होगा, उसके बाद नए पदार्थ बनता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता, ये दोस्तों गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, ऐसे पदार्थ जो बिना किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, डैश कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ को शुष्क या निर्जलीकरण कहा जाता है, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन में एक से अधिक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा कि जल शुष्क या निर्जलीकरण कारक। और इसका उदाहरण पूछे तो दोस्तों सिलिका जेल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आपका शुष्क का उदाहरण है। अगला देखिए 30 नंबर के आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। जो कि आधुनिक परमाणु प्रतीक है दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो ये आपका बेrzelius के प्रस्तावित विधि पर आधारित है।
और बर्जिलियस ने दोस्तों इस प्रणाली का विकास 1811 ईस्वी में किया था और इसने ही आपका धातु का प्रतीक दिया। जैसे आपका सोडियम को Na से लिखा जाता है, उसके बाद तांबा को Cu से लिखा जाता है, कार्बन को C से लिखा जाता है, ये सभी आपका बर्जिलियस को दिया गया है। अगला 31 नंबर की एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो दोस्तों परमाणु के केंद्र में आपका धनावेशित हिस्सा को न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। और न्यूक्लियस की दोस्तों खोज रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में किया था। वही न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। अगला देखिए 32 नंबर की आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो आवर्धक कांच में दोस्तों आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आवर्धक लेंस में दोस्तों आपका पास की वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका उत्तल लेंस लगा होता है। अगला देखिए 33 नंबर की प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो दोस्तों प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम आपका ठोस में हो जाएगा, यानी कांच में दोस्तों सबसे न्यूनतम हो जाएगा। वहीं आपका अगर ध्वनि रहेगा तो ध्वनि दोस्तों आपका निर्वात में गमन नहीं करती है ध्वनि। और प्रकाश की चाल पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका निर्वात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर कह रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। दोस्तों बताइए कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। तो इसका कारण है कि पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और वर्षा काल में दोस्तों देखे ही होंगे कि आकाश में आपका इंद्रधनुष बनता है, ये इसका मुख्य कारण प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन है। 35 नंबर देखिए कि सैप का आरोहण के लिए डैश जिम्मेदार बल है। तो दोस्तों सैप के आरोहण के लिए किसका बल तथा वाष्प उत्सर्जन खिंचाव बल दोनों जिम्मेदार है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक किसका बल और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल। अगला देखिए 36 नंबर की बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका रोलिंग घर्षण का प्रयोग के लिए किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और रोलिंग घर्षण दोस्तों को ही आपका लैटिक लोटनिक घर्षण कहा जाता है। अगला पर चलते हैं 37 नंबर की सबसे ज्यादा श्यानता होती है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों श्यानता आपका शहद में होगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और श्यानता से दोस्तों मतलब होता है कि जिस द्रव में श्यानता का गुण अधिक रहेगा वह द्रव आसानी से नहीं बहेगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि शहद आपका दोस्तों आसानी से नहीं बहता है। अगला देखिए 38 नंबर कह रहा है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। दोस्तों भारत को आपका एक श्रम अधिकार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला देखिए 39 नंबर की निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर है। तो दोस्तों आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चला और इसमें सेवा क्षेत्र का लक्षित दर 10% था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर की भारत में निम्न में से किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों रोलिंग प्लान या अनवरत योजना जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों, यह 1978 से आपका 80 के बीच में लागू हुआ था, जो कि आपका जनता पार्टी के शासनकाल में दोस्तों प्रारंभ किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1141 देखिए कि NURM का संबंध निम्नलिखित में से किस एक कर सुधार करने से है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो गया कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना का संबंध आपका शहरी अधोसंरचना कर से है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर की प्रधानमंत्री के नीति आयोग के पदेन एवं विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों के शामिल करने संबंधित कैबिनेट प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी गई। तो दोस्तों इसका मंजूरी 15 जून 2019 को दिया गया, जो कि ऑप्शन नहीं है दोस्तों, यानी राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। 15 जून 2019 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर की गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। गांधीवादी योजना का दोस्तों प्रारूप आपका 1944 में श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा तैयार किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एस.एन. अग्रवाल के द्वारा। अगला देखिए 44 नंबर कि वित्त वर्ष 2023 हेतु बजट में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित है। तो दोस्तों ये आपका अनुमानित 12.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 45 नंबर कि भारत में इनमें से किस विषय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों नहीं बताने कि कौन सा आपका पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो न्यायिक पुनर्वीक्षण आपका दोस्तों पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है। वहीं पंचायती राज में दोस्तों कुल 29 विषय शामिल है, जिसमें से आपका कृषि विस्तार, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि अनुरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, दूध एवं मुर्गी पालन, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन, चारा, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सभी दोस्तों आपका पंचायती राज संस्था के अंतर्गत आता है। वहीं न्यायिक पुनर्वीक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला देखिए 46 नंबर के भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण से भी है, लोगों के हिस्सेदारी से भी है और सामुदायिक विकास से, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और वहीं पूछे पंचायती राज को संविधान में कब जोड़ा गया। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संविधान में आपका संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। अगला देखिए 47 नंबर की पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों पंचायती राज 3 स्तरीय है कि ग्राम पंचायत पर आपका मुखिया का चुनाव होता है। अगला देखिए 48 नंबर की निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पंचायती राज से समिति का दिया गया है, जिसमें आपका PVN राव कमेटी आपका पंचायती राज से संबंधित नहीं है। वहीं दोस्तों आपका PVN राव कमेटी याद रखिएगा कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित थे। बाकी आपका LM सिंघवी कमेटी भी है। अशोक मेहता दोस्तों ध्रुव स्तरीय पंचायत समिति का चर्चा किया था। वहीं बलवंत राय मेहता समिति की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायती राज के चर्चा किया गया था। अगला देखिए 49 नंबर के भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। बताइए कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है। तो इसका दोस्तों अधिकार नहीं देता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति आपका राज्यों का राज्यपाल करते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 164 में है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर की अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो दोस्तों आपका धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक ही रोक सकती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 51 नंबर की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में आपका दोस्तों इसमें आपका राज्यसभा अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और अन्य सदस्य दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और राज्यसभा का गठन के बारे में चर्चा अनुच्छेद 80 में दोस्तों दिया गया है।
अगला है 52 नंबर की प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो दोस्तों ये आपका 2026 तक रोक दिया गया था परिसीमन आयोग को। और परिसीमन आयोग दोस्तों लास्ट 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। अगला देखिए 53 नंबर की भारत के राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति आपका पुनः चुनाव के लिए कितना भी बार पात्र हो सकते हैं, लेकिन अब तक मात्र 2 बार दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे, उसके बाद दोस्तों बाकी सभी व्यक्ति एक बार ही राष्ट्रपति बन पाए हैं। वहीं अमेरिका में पूछे तो दोस्तों अमेरिका में आपका कोई भी व्यक्ति मात्र 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर की भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो दोस्तों ये आपका हम भारत के लोक शब्दों से प्रस्तावना आरंभ की जाती है और भारत की प्रस्तावना दोस्तों में अब तक मात्र 1 बार संशोधन किया गया है जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। अगला देखिए 55 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो दोस्तों अभी बताया कि प्रस्तावना में मात्र 1 बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया जिसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे जो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो दोस्तों अभी बताए कि 3 शब्द जोड़े गए हैं जिसमें आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में चर्चा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 57 नंबर की वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है। तो दोस्तों आपका मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है जिसे शॉर्ट में CFC कहा जाता है। अगला देखिए 58 नंबर निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क है। तो दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 59 नंबर के निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किया गया। तो दोस्तों ये आपका 1985 में ओजोन छिद्र को खोज किया गया और ओजोन के दोस्तों ओजोन परत के कारण ही आपका सूर्य से आने वाली प्रकाश की पराबैंगनीकरण को से हमारी शरीर की रक्षा प्रदान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर की आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर दोस्तों स्वपोषी को कहा जाता है। वहीं द्वितीय जबकि प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों टिड्डा को कहा जाता है। दूसरे स्तर पर मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता आते हैं और तीसरा स्तर पर सांप शामिल हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 61 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो इसका उत्तर दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे। आइए ऑप्शन देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक क्योंकि स्वपोषी और पौधे शैवाल और कुछ जीवाणु दोस्तों ये सभी आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्वपोषी और कुछ जीवाणु। अगला देखिए 62 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। बताइए कौन सा आपका जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो ये आपका दोस्तों फास्फोरस चक्र आपका भू रासायनिक चक्र नहीं है। अगला देखिए 63 नंबर के उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई। तो दोस्तों ये उत्तर पूर्वी भारत में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका असम में, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, किस देश की जनसंख्या 2019 से 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने के अनुमान है? तो ये दोस्तों आपका चीन देश की जनसंख्या सिकुड़ने का अनुमान है। अगला देखिए दोस्तों 65 नंबर की, जनसंख्या के अनुसार डैश उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो जनसंख्या के अनुसार आपका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा नगर कानपुर हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला पूछे तो ये आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद है, और सबसे छोटा जिला महोबा है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों सुनामी मुख्य रूप से आपका महासागरीय भूकंप, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 67 नंबर कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? बताइए कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना किसने दिया था? तो ये दोस्तों आपका WM डेविस के द्वारा दिया गया था। अगला देखिए 68 नंबर की महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दोस्तों आपका ए वेगेनार के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि जर्मनी के दोस्तों आपका मौसमविद वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा दोस्तों, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत 1912 में आपको अल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे, और यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था, और इसी का दोस्तों बड़े भूखंड का नाम पेंजिया और बड़े महासागर का नाम पेंथेलासा था। अगला क्वेश्चन देखिए कि जियोडेसी वह वैज्ञानिक है जो संबंधित है। बताइए कि जियोडेसी किस विज्ञान से संबंधित है? तो दोस्तों जियोडेसी में आपका पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें पृथ्वी के आयाम की माप, ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में अभिन्यास और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बारे में चर्चा है। अगला देखिए 70 नंबर के, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला आपका चिली देश, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह देश दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 71 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो दोस्तों बताइए कि स्थलबद्ध कौन सा देश है? यानी स्थलरुद्ध देश उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ केवल दो देश हो, कोई भी महासागर या दोस्तों आपका कोई भी सागर ना हो। तो ये आपका हंगरी देश हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और हंगरी की राजधानी पूछे तो बुडापेस्ट है। अगला देखिए 72 नंबर की, हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? हिमालय का प्रथम उद्यान दोस्तों आपका योसीन युग में हुआ था। याद रखिए दोस्तों, हिमालय का प्रथम उत्थान आपका योसीन युग में हुआ था, जो कि सेनोजोइक महाकल्प के दोस्तों में पड़ता है। और वर्तमान काल में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेस के द्वारा दोस्तों दिया गया है, जिसमें हिमालय की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मिलता है। अगला 73 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? बताइए कौन सा राज्य दोस्तों कहवा यानी कॉफी में सबसे आगे है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और वहीं दोस्तों फल उत्पादन में पूछे तो आपका आंध्र प्रदेश है, नारियल उत्पादन में केरल राज्य है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और विश्व में दोस्तों कहवा उत्पादन में प्रथम देश पूछे तो आपका ब्राजील देश है। अगला देखिए कि 74 नंबर की, केरवा मृत्तिका जो कि जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। तो दोस्तों आपका केरवा केसर ये आपका कश्मीरी हिमालय में पाया जाता है, नहीं राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 75 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये दोस्तों जलोढ़ मिट्टी आपका नदियों द्वारा निर्मित होती है। और जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी।
अगला देखिए 76 नंबर की भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक पानी का दोस्तों प्रयोग सिंचाई में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं 77 नंबर देखिए कि लिपू लेखदारा कहाँ स्थित है। तो लिपू लेखदारा दोस्तों उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और उत्तराखंड राज्य में दोस्तों लिपू लेख, नीति, माना ये सभी उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। अगला देखिए 78 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है। बताइए कि कौन सा आपका पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में है अबोर, जो कि झारखंड राज्य में दोस्तों नहीं है। अबोर आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी सब सही है कि दूनगिरी उत्तराखंड में, मिकिर असम है, नियमगिरी आपका उड़ीसा राज्य में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य के हिस्सा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 80 नंबर देखिए कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों 9 हिंदूवाद के दोस्तों आपका स्वामी विवेकानंद इसका सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे। और विवेकानंद का दोस्तों मूल नाम आपका नरेंद्र दत्त था। और इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और इनके द्वारा रामकृष्ण मठ का स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था। और इन्हें दोस्तों 9 हिंदू जागरण के संस्थापक कहा जाता है। अगला 81 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 81 नंबर है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है। तो दोस्तों ये आपका बुद्धिजीवी, नगरी, उच्च जातीय और उदार रजवाड़े, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर की क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सा पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। तो दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ आपका यंग इंडिया नहीं जुड़ा हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यंग इंडिया के संपादक दोस्तों आपका महात्मा गांधी थे। अगला देखिए 83 नंबर की अभिनव भारत से कौन संबंधित है। दोस्तों अभिनव भारत आपका बीडी सावरकर से संबंधित हो जाएगा। और बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था बनाए थे। और वहीं आपका अनुशीलन समिति का दोस्तों पी मित्रा थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 84 नंबर के निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों के प्रचारक था। तो दोस्तों ये आपका लीडर अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। और लीडर का संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। वहीं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोस्तों आपका एनी बेसेंट के द्वारा प्रचारित किया गया था। यंग इंडिया अभी दोस्तों बताए कि महात्मा गांधी के द्वारा संपादक थे। अगला देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। 1857 के क्रांति दोस्तों किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन के कमी कारण आपका असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर के निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा सर जेम्स आउड्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने किया था। और वहीं दोस्तों आपका जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। और जॉन सीले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। और टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा। टी.आर. होम्स के द्वारा दोस्तों आपका सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा गया। और लॉरेंस के द्वारा इस सर फर हटाइए इस सब अपने से नाम जोड़ दिया है दोस्तों। जॉन लॉरेंस के द्वारा आपका सिपाही विद्रोह कहा गया है। अगला देखिए 87 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है। तो 1857 के आंदोलन से दोस्तों आपका तात्या टोपे जुड़े थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग थे। वहीं दोस्तों आपका बिहार से पूछे तो 1857 का नेतृत्व कुंवर सिंह किए थे। अगला देखिए 88 नंबर के वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया? तो ये दोस्तों आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले आपका 1602 में भारत में दोस्तों स्थापना किया था। और इसने बिहार में दोस्तों भी 1632 में पटना शहर में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर की पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा दोस्तों प्रथम फैक्ट्री भारत में आपका कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह दोस्तों आपका कोचीन में किया गया था। अगला देखिए 90 नंबर अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम दोस्तों कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर के निम्नलिखित में किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना किया गया? तो विजयनगर राज्य की स्थापना पर हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने 1736 ईस्वी में किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर के विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। तो दोस्तों आपका कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। और बाबर ने दोस्तों अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय का चर्चा किया था, जिसे भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। और कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध में दोस्तों गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अगला देखिए 93 नंबर विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष दोस्तों आपका हम्पी से मिलता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और विजयनगर दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य के आसपास पड़ता है। वहीं दोस्तों विजयनगर अगर पतन का कारण पूछे तो ये आपका तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। अगला देखिए 94 नंबर की प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो दोस्तों ये आपका ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। अगला देखिए 95 नंबर के विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र आपका वैशाली में लिच्छवी द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जी, जो कि दोस्तों लिच्छवी वजीर संघ में सर्वप्रथम थे। अगला देखिए 96 नंबर की 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। बताइए कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें आपका दोस्तों उपलब्ध है? तो ये सभी आपका अंगुत्तर बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर जैन धर्म में पूछे तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी दोस्तों 16 महाजनपदों की चर्चा है। 97 नंबर देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का आपका उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और मगध वंश का दोस्तों वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना जाता है, जो कि हर्यक वंश के से संबंधित है। अगला देखिए 98 नंबर इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन दोस्तों आपका भीम कटफिडसेस के द्वारा किया गया था। और ये आपका कुषाण वंश से संबंधित था। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक आपका कनिष्क हुआ। अगला देखिए 99 नंबर के भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो कि शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो भूमि अनुदान दोस्तों आपका ब्राह्मणों को दिया गया जाता था। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अंतिम प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे अधिक तक समय
दोस्तों आपका गुप्त वंश ने शासन किया था, नहीं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और गुप्त वंश का शासनकाल पूछे तो 319 से दोस्तों आपका 467 ईस्वी तक शासन चला। और गुप्त वंश का संस्थापना पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका सेट नंबर 11 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।